स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा है डबल एंट्री सिस्टम, लेसन 7। लेसन 7 में हम क्या पढ़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें क्या होता है दोहरा लेखा प्रणाली में कि हम जितने भी लेन देन होते हैं ना व्यवसाय में, ठीक है, एक व्यवसाय में जितने भी लेन देन होंगे उस हर एक लेन देन का लेखा जो है दो जगह पे किया जाता है। ठीक है, हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दो जगह पर किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम है दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें क्या होता है कि देखिए, जो भी लेन देन हमने किसी के साथ किए हैं या फिर हम फर्म व्यवसाय में कोई सामान आया है तो उसका देखिए दो इफेक्ट होते होंगे। जैसे हमने किसी से पैसे लिए तो हमें पैसे मिले हैं और उस व्यक्ति के पास से पैसे गए हैं, तो हुआ ना दो जगह पर उस चीज का इफेक्ट। यानी कि लेन देन एक ही है कि भाई मैंने राम से पैसे लिए, एक ही लेन देन है, लेकिन इस लेन देन से दो जगह पर इफेक्ट पड़ता है कि मेरे पास पैसे आए हैं और राम के पास से पैसे गए हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि एक व्यवसाय में जितने भी लेन देन होंगे हम हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दो जगह पर रखेंगे। दो जगह से मतलब है दो खातों में होगा। ठीक है, दो खातों को इफेक्ट करेगा। जैसे एक तो यहाँ पर उसने मेरा खाता, ठीक है, खाता है इनकी जहाँ पे हम लिख के रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति या एक जो है आइटम से रिलेटेड, ठीक है, एक जैसे लेन देनों को एक जगह पर लिख कर हम रिकॉर्ड रखते हैं उनका, वही हमारे खाता होता है। तो इस जैसे में देखिए मैंने राम से कुछ पैसे 2000 रुपए लिए, तो अब मेरा रिकॉर्ड एक तो राम का अलग होगा कि भाई राम से मैंने कब क्या कहाँ कैसे लिया, एक मेरा रिकॉर्ड होगा क्योंकि मैंने राम से भी लिया हो सकता है श्याम से भी लिए होंगे, मैंने मोहन को दिए भी होंगे। तो यहाँ पे जहाँ पर राम का हमने एक पेज बना रखा राम का कि राम से जो भी लेन देन है वहां पे लिखेंगे। तो वहां पे लिखेंगे ना हम कि हमने राम से 2000 लिए, और एक जिस पेज पे मैं अपना लेन देन लिख रही हूँ कि मैंने राम से इतने लिए, श्याम को इतने दिए, मोहन से इतने लिए हूँ, तो एक वहां पर मैं लिखूंगी क्या कि मैंने राम से 2000 लिए। तो देखिए दो खाते प्रभावित हो गए ना इस चीज से, तो वही है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली। ये कहां से निकल के आया दोहरा लेखा प्रणाली? 1494 में इटली के वेनिस नगर में एक गणितज्ञ थे लुकास पैसियोली। ठीक है, 1494 में वेनिस से, इटली के वेनिस से, अगर आपसे कोई पूछे दोहरा लेखा प्रणाली किस देश की देन है, ठीक है, तो किसकी? इटली की। इटली में एक गणितज्ञ हुए मैथमेटिक्स जिसका नाम था लुकास पैसियोली। लुकास पैसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली का जो है विकास किया। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, ठीक है, उसमें उसने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में कुछ बताया कि भाई हर एक लेन देन जितने भी होते हैं अगर हम उसको दो जगह पर लिखेंगे तो हमारा रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन होगा। नेक्स्ट है 1544 में ह्यूज ओल्ड कैंसिल ने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया कि ये पुस्तक जो लुकास पैसियोली ने अपनी हो सकता है लोकल लैंग्वेज में लिखी हो, इटली की कोई लैंग्वेज में लिखी हो, उसके बाद 1544 में कैंसिल ने इसका अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया। और उस टाइम पे अंग्रेजी कई देशों के लिए क्या थी? जानी मानी लैंग्वेज थी। तो अब इस बुक के बारे में ज्यादा लोगों को पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1785 में एडवर्ड जोन्स ने इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नाम से एक पुस्तक लिखी। यानी कि एडवर्ड जोन्स ने ये जो दोहरा लेख, ये पुस्तक यहाँ से लिखते लिखते यहाँ पर आई, इसमें कुछ एक चेंज किए भाई, टाइम को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए उसको लगा कि अगर इसमें ये चीज और ऐड कर दी जाए ना, जैसे हम शुरू में कोई काम करते हैं तो शुरू में हमारे लिए नया होता, हम करते हैं, फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि नहीं इसको इस तरह से करेंगे या इसमें थोड़ा और चेंज कर देंगे तो हमें और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वही काम किसने किया? एडवर्ड जोन्स ने। एडवर्ड जोन्स ने 1785 में इस पुस्तक में कुछ चेंज करे और एक नई पुस्तक लिखी, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और यहाँ से ये पुस्तक जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई और दोहरा लेखा प्रणाली हर देश के द्वारा फिर अपनाई जाने लगी। तो ये था दोहरा लेखा प्रणाली कहाँ से कैसे निकल कर आई है। ठीक है, अब है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली का मीनिंग कि दोहरा लेखा प्रणाली है क्या। दोहरा लेखा प्रणाली यही है कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन होंगे
हर एक लेन देन का लेखा हमें कम से कम 2 जगह पर करना होगा, क्योंकि हर एक लेन देन से कोई पाने वाला है तो कोई ना कोई देने वाला भी है। ठीक है, तो एक व्यक्ति पाने वाला है, यानी कि एक को पैसे मिले हैं और किसी ने उसको वो पैसे दिए हैं, तो उस व्यक्ति के पास से वो पैसे गए हैं। इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली का क्या मीनिंग है कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन हो उनको कम से कम 2 खाते प्रभावित करते हैं और उसको 2 खातों में मेंटेन किया जाता है, उसका लेखा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे अगर एक एग्जांपल दूं, वो ये एग्जांपल कि राम ने 2000 रुपए दिए, यहाँ पर किसको, बिजनेस को, एक को हम, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम सारे क्वेश्चंस हम लेखांकन किसका, बिजनेस के नजरिए से करते हैं। तो कोई बिजनेस है, वहां उस बिजनेस ने को राम ने 2000 रुपए दिए, तो देखिए उस फर्म को, ठीक है, उस कंपनी को, उस संस्था को 2000 रुपए मिले हैं, तो उसके पास क्या आया है, कैश आया है। लेकिन ये पैसा किसने दिया है, राम ने। तो एक राम के पास से ये पैसा गया है और उस फर्म के पास, उस कंपनी के पास पैसा आया है। तो यहाँ पर 2 इफेक्ट हो गए ना, एक को पैसा मिला है और एक के पास से पैसा गया। अब बात आती है डेफिनेशन की। तो विलियम पिकिल्स ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत लेन देनों के दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है। दोनों पहलू देखो यहाँ पर, पाने वाला और देने वाला। ठीक है, तो दोनों पहलुओं का लेखा, यहाँ पर पाने वाला कौन था, वो कंपनी थी, तो कंपनी के पास क्या आया, पैसा, तो पाने वाली कंपनी और देने वाला राम। तो हर एक लेन देन के दोनों पहलुओं का लेखा किया जाएगा, ये नहीं है कि हम उसकी सिर्फ एक साइड देखेंगे। तो दोनों पहलुओं का लेखा किया जाता है, पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत अथवा विशेषताएं, कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, दोहरा लेखा प्रणाली की हम क्यों अपनाते हैं, क्या विशेषताएं हैं इसमें। तो कम से कम इसमें 2 खाते प्रभावित होते हैं, जो कि मैं पॉइंट बार बार आपको समझा के आई हूँ कि कम से कम यहाँ पर 2 खाते प्रभावित होंगे, कोई एक पाने वाला होगा तो कोई एक क्या होगा, देने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि एक टाइम पर 2 से ज्यादा खाते भी प्रभावित हो जाएं, लेकिन मेन क्या है कि हमारा जो टोटल होगा वो डेबिट और क्रेडिट दोनों का बराबर होगा। यानी कि पाने वाले किसी व्यक्ति को मान ले हमने डेबिट किया है 2000 रुपए से, और क्रेडिट करने के टाइम पर ये कैसे हुए हैं, ये 200 और 1800 से क्रेडिट हुए हैं। भाई कुछ डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, कुछ पैसे मिल गए, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट के लिए 2 खातों में डाला है ये अमाउंट। लेकिन हमारा टोटल देखिए, लेन देन एक ही था, तो एक ही लेन देन से डेबिट में 2000 हो गए और क्रेडिट का भी टोटल तो 2000 हो गए ना, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल भी 2000 और डेबिट का टोटल भी 2000। यानी कि कई बार हो जाता है कि खाते 2 से ज्यादा भी इफेक्ट करते हैं, 2 से ज्यादा खाते भी एक लेन देन से प्रभावित होते हैं, लेकिन एंड में हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आप इस पॉइंट को और इजीली समझ जाओगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व अव्यक्तिगत दोनों पहलुओं का लेखा। यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि सिर्फ व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि भाई हमने राम से लिए, मोहन से लिए, सोमन से लिए, हम सिर्फ ये रिकॉर्ड रखेंगे, नहीं, इसमें व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि अगर एक फर्म ने पैसे लिए तो भी, और अगर एक संस्था ने किसी से, जैसे एक फर्म ने अगर कोई फर्नीचर खरीदा है, तो इसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेकिन फर्नीचर तो व्यक्ति नहीं है, ये तो वस्तु है। तो यहाँ पे यही है कि चाहे व्यक्ति हो या व्यक्तिगत व अव्यक्तिगत, चाहे वो व्यक्ति ना हो, इन दोनों पहलुओं का लेखा किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्नीचर का भी हम लेखा करेंगे कि संस्था में इतने रुपए का फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर के नाम से भी हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट है निश्चित नियमों के आधार पर लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, कुछ एक निश्चित इसके रूल्स हैं, ठीक है,
उन रूल्स पर टिकी होती है, यानी कि इसके कुछ रूल्स है कि किसको कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली कुछ रूल्स पर डिपेंड करती है और वो रूल्स निकल के आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट से, कि खाते कितने प्रकार के हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, उसके बेस पर ही ये प्रणाली डिपेंड करती है। नेक्स्ट है तलपट बनाना। दोहरा लेखा प्रणाली की मदद से हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे ना, हम अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र, उसमें हमने देखा था कि हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ठीक है, सॉरी, अकाउंट अलग अलग जो है खतौनी करने के बाद, लेजर बनाने के बाद हम क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो तलपट बनाने में ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इसमें हर एक लेन देन को दो जगह लिखा है, डेबिट और क्रेडिट। और तलपट में हम यही देखते हैं कि हमारी सारे लेन देनों का डेबिट साइड और सारे लेन देनों का क्रेडिट साइड क्या इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हमें अपने लेन देनों की अगर शुद्धता देखनी है ना, कि भाई हमने अपना हर एक रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन रखा, कोई गड़बड़ नहीं करी है, तो अगर अपने रिकॉर्ड्स को हमने वेरीफाई करना है तो उसके लिए हम बनाते हैं तलपट। तलपट में क्या होता है कि जितने भी अकाउंट हैं, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जितने भी अकाउंट्स हैं ना, उन सब अकाउंट्स का जिनका डेबिट बैलेंस बच रहा है उसको यहाँ लिख दो, और जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है उसको यहाँ लिख दो। यानी कि देखिए हमने जितने लेन देन का रिकॉर्ड रखा है, वहां से हो सकता है कुछ व्यक्तियों से हमें पैसा लेना हो, कुछ व्यक्तियों को हमें पैसा देना हो, तो वही चीज यहाँ पर है, किसी से कुछ लेना होगा, किसी को कुछ देना होगा, तो रिकॉर्ड रख दिया। और ट्रायल बैलेंस का ये है कि एंड में इन दोनों साइडों का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए दोहरा लेखा प्रणाली हमारी हेल्प करती है, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली ही ऐसी प्रणाली है जो हर एक लेन देन को कहाँ पे लिखती है, दो खातों में। ठीक है, तो ये था हमारा दोहरा लेखा प्रणाली के विशेषताएं। अब है हमारा मेन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या मतलब, मेन टॉपिक 11th का। अगर आपने अब मैं जो करा रही हूँ वो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपके लिए अकाउंट कुछ भी नहीं है, पूरी अकाउंट्स सिर्फ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से आते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सबसे मेन पॉइंट है 11th का, यानी कि यहाँ से आपकी 11th स्टार्ट होती है। ये वैसे कहने को ये 7th चैप्टर में है पॉइंट, लेकिन मेनली ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, 11th में अगर आपका बेस है ये वाले पॉइंट्स, तो ये क्या है, देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे खातों का वर्गीकरण। अभी तक हम अकाउंट 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 करते आए हैं। ठीक है, अब वो अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं अब हम वही देखेंगे। तो मेनली हमारे अकाउंट्स होते हैं दो तरह के, पर्सनल, इम्पर्सनल, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत खाते। ठीक है, उसके बाद अव्यक्तिगत को फिर से दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक यानी कि रियल और अवास्तविक या नॉमिनल। ठीक है, तो मेनली अगर आपसे कोई पूछे कितने तरह के, तो हम मेनली 3 ही बोलते हैं, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। यानी कि जो खाता व्यक्तिगत नहीं है वो सारे क्या है, अव्यक्तिगत। इसकी इतनी डेफिनेशन है। तो मेन हमारे लिए अकाउंट्स होते 3 तरह के, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए तो आप समझ लीजिए आपको अकाउंट से अच्छी तरह से आने लगी है।